अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, प्रश्न दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं बजे हैं और ये समय है वेब बुलेटिन का। और वेब बुलेटिन में हम लोग यूपी के चुनावी महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं। आजकल चुनाव का जो वातावरण है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है, बदल रहा है। और आज विषय पर हम चलें, इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष अमित पाठक हैं, भाजपा के नेता हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, वरुण त्रिपाठी हैं कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, सुभाष चंद्र साक जी हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं, और अनुराग वाल्मीकि लोहिया वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं। और सुभाषपा से सुशील जी हैं, सुशील कश्यप जी प्रमुख महासचिव हैं अपनी पार्टी के, सुशील कश्यप जी। तो ये पैनल है आज की इस बहस का। आज गृह मंत्री कैराना में थे, और चूंकि एक सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जनसभाओं पर रोक है, तो गृह मंत्री ने कैराना में दरवाजे दरवाजे जाकर के लोगों से भेंट की, लोगों से जो बटन दबाने की अपील की, कमल के फूल वाले निशान पर जो पर्चे प्रचार सामग्री है वो बांटी। और उस चौक एरिया में थे कैराना के, जहां से 2014 में 346 परिवारों ने पलायन किया था। एक बड़ी खबर उस समय की थी। और इधर जब से इस 2022 के चुनाव की रणभेरी बजी है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह जरूर रही है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी चीजें ला रही है, अपनी सरकार की योजनाएं बता रही है, लेकिन जो पुराना मामला है, वो जो पुराना ट्रैक है, उस पर बार बार जाकर के गाड़ी खड़ी हो जाती है। आज गृह मंत्री ने दरवाजे दरवाजे जाकर के लोगों को यही बताया कि हम है ना, डरने की जरूरत है नहीं। और इससे पहले 8 नवंबर को मुख्यमंत्री भी गए थे कैराना। मुख्यमंत्री ने भी जाकर के कैराना से राजनीति शुरू की थी। याद हो आपको कि जब दिल्ली में कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद में वहां से मुख्यमंत्री सीधे कैराना पहुंचे थे। और कैराना में मुख्यमंत्री ने कहा भी इस बात कि जो उसी समय, उसके बाद में जब ये सूची आई है समाजवादी पार्टी की, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। जिस तरह की सूची 2012 में थी, वही सूची 2022 में है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। और ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने इस चीज को इशारा किया था कि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते।
तो एक ट्रैक ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वो ट्रैक जहां एक और अखिलेश यादव ने छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके बैकवर्ड के बड़े वोट को अपने साथ साधने की कोशिश की है। तो वहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी कैराना की तरफ से कैराना के मुद्दे को फिर जिंदा कर रही है। कैराना में बार बार उस चीज को उठाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। और गृह मंत्री आज गए हैं सारे उन लोगों के पास। साधु स्वीट्स है, एक बड़ी दुकान है वहां पर उसी क्षेत्र में, बताते हैं उसको एक बड़ा वो आया था, पत्र आया था और वसूली की बात थी। तो साधु स्वीट्स के साथ के जो लोग हैं उनके वहां जाकर के उन्होंने खुद सीधे भेंट की है। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को यहाँ से टिकट दी थी। पिछला जो चुनाव हुआ था 17 में जो वहाँ के बड़े नेता थे हुकुम सिंह, उनकी बेटी मृगांका सिंह वहाँ से उम्मीदवार थी और मृगांका सिंह नाहिद हसन से चुनाव हार गई थी 17 में। समाजवादी पार्टी ने इस बार फिर नाहिद हसन को टिकट दिया और लेकिन नाहिद हसन की अभी पिछले दिनों जैसे ही उम्मीदवारों ने घोषित किया गया, वैसे उन्हें उनकी एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद में अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की जो जानकारी मिली है, ना तो समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है, ना उनकी प्रत्याशिता भी रद्द हुई है। लेकिन नाहिद हसन की बहन ने एहतियातन अल्टरनेट के रूप में, इकरा हसन नाम है उनका, उन्होंने नामांकन कर दिया है वहां से। और इकरा हसन ने भी 2 सेट दाखिल किए हैं, एक निर्दलीय के रूप में, एक समाजवादी पार्टी के सिंबल से। बहरहाल अगर नाहिद हसन का पर्चा कैंसिल होता है तो इकरा हसन, उनकी बहन, उनके परिवार और अखिलेश जी ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि अगर पर्चा कैंसिल होता है तो उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। मृगांका सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में आज अमित शाह ने प्रचार किया है और वही सारी चीजें पुनः जिंदा करने की बात कही है। और जो स्थितियां कैराना में बनी थी, 346 परिवारों ने पलायन किया था और जो भी उस समय का परिवेश था, तो ये 14 से लेकर के 22 तक यही सारी चीजें चल रही हैं। तमाम से मुद्दे आकर के आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रैक वही है। वो जो पिच है, वो पिच भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले चक्र का चुनाव है। यहाँ से जो ट्रैक बन जाएगा उसी पर आगे 7वें राउंड तक चुनाव चलता रहेगा और पहले राउंड में अगर बढ़त हासिल हुई तो यहीं से मनोबल बढ़ता है। तो यही ट्रैक इसी पिच पर भाजपा खेलने का प्रयास कर रही है। और कुल मिलाकर के गृह मंत्री ने लोगों से दरवाजे जाकर के कहने का संदेश यही दिया कि हम है ना, अब डरने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री भी बार बार ये करे कि अब जो लोग पलायन कराते थे वो पलायन कर गए, अब किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या कैराना के पथ से विजय के पथ कैराना का पथ विजय पथ की ओर जाएगा या कैराना से यूपी विजय की रास्ता निकलेगी, इसी पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। और चर्चा के लिए हमने मेहमानों से परिचय करा दिया है। शुरुआत करते हैं। विकास पांडे जी, क्या है अमित शाह जी पहुंचे हैं, चुनाव की शुरुआत हुई है कैराना से, और जो संदेश दिया है, जो
मनोबल बढ़ाया है वहां जाकर के लोगों से। क्या संदेश है, क्या आगे क्या पार्टी इसी पिच पर खेलना चाहती है चुनाव? देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो माननीय अमित शाह जी ने आज से घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है। आपको बेहतर तरीके से पता है, आप एडिटर हैं, आप इन छोटी छोटी चीजों को कवरेज करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पे काम करने वाली पार्टी है और आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी जो है वो मेरठ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर करके आगे की रणनीति और आगे की क्रियान्वयन को कार्यक्रमों को आगे की रूपरेखा में बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। हम चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लोकतंत्र का अपना उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव को पूरे जोश और पूरे खरोश के साथ, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस चुनाव में हम कमजोर हैं वहां पर देश छोड़ के कहीं बाहर चला जाए। देश बड़े बड़े पार्टियों के नेता जो हैं वो बगलें झांकने लगे। हम छोटा चुनाव हो, चाहे हैदराबाद में होने वाले म्युनिसिपल चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव हो, जब हम चुनावों की बात करते हैं तो हम अपना 100% देते हैं। हमारे यहाँ का छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना 100% देने का काम करता है। उसी कड़ी में आज हम सबके आदरणीय अमित शाह जी ने भी कैराना जैसी पिच को चुना है। कैराना की पिच की जब हम बात करते हैं तो कैराना का जब भी जिक्र आता है पूरे भारत के जहन में एक ही चीज ध्यान आती है, वो होता है पलायनवाद। पलायनवाद की संस्कृति को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया है। दंगाइयों को अगर सबक सिखाने का काम किया है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बड़ा दुर्भाग्य है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि जहां पर जो है लोग वोट की और सत्ता की लालच में ऐसे लोगों को भी अवतरण देने से परहेज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं करते हैं जिनका बड़ा योगदान रहता है, जिन पे गैंगस्टर के आरोप हैं। भाई साहब समझ कितना गंभीर मुद्दा है कि नाहिद हसन पर गैंगस्टर के आरोप थे और पलायन में मुख्य भूमिका में जांच में आए थे वो। और समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या है आखिर ये वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा कहां ले जाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जैसे युवा नेतृत्व से ऐसी उम्मीद हम सब युवा नहीं लगाते हैं जैसा उन्होंने निर्णय किया है। क्या सत्ता में इतनी अंधे हो जाते हैं लोग कि ये भी भूल जाते हैं कि नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को, जिसने पलायनवाद की नींव रखी, जिसने दंगाइयों को संरक्षण दिया, जिसने दंगा कराने में मुख्य भूमिका रही, ऐसे लोग आज समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये एक बड़ी फहरिस्त है। समाजवादी पार्टी अपनी दंगा प्रथा, पलायनवाद प्रथा और परिवारवाद की प्रथा, इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। ये पहली लिस्ट से ही साबित होने लगा है। कहते हैं कि पहले ही एक चावल से ही पता लग जाता है कि खिचड़ी कैसे बनने वाली है। तो समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची आई है उससे ये पता लग चुका है कि अब ये किस पिच पर जाकर के खेलना चाहते हैं। मुझे लगता है जो आप अभी बात कह रहे थे विकास को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हमारे 5 साल वर्सेस तुम्हारे 15 साल। आइए तो माननीय अखिलेश यादव जी आए मैदान में, हमसे बात करें कि उन्होंने 15 साल में उस उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, लेकिन नहीं बात करना चाहते क्योंकि उन्हें जिन्ना याद आते हैं। मुझे लगता है धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम ये विरोधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो थोथा आरोप लगाते हैं। मुझे एक प्रकरण याद मन पड़ता है जिसने भारतीय इतिहास की राजनीति को बदलने का काम किया है, वो है हमारा राम मंदिर मुद्दा। भाई साहब आपने बेहतर पता होगा कि जब राम मंदिर मुद्दा आया तो 2 मिनट का एक विषय था कि जितने भी विपक्षी दल थे वो एक स्वर में ये बात कहते हाँ राम मंदिर बनना चाहिए। अरे ये मुद्दा ही नहीं होता है भाई। इसे मुद्दा बनाने का काम किसने किया है? इसे धर्म के आधार पर बांटने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है तो वो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है, क्योंकि ये हमेशा लंगड़ी राजनीति करते हैं और लंगड़ी राजनीति का ही ये प्रतिफल है कि आज कांग्रेस सपा हो चाहे ऐसे कोई भी दल हो, आज हाशिए पर चलते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विवेक जी देखिए, आज के विषय के हिसाब से वर्मा जी आप ने काफी कुछ बता दिया। तो बात वही है कि तराना वही, निशाना वही पुराना बीजेपी का, कैराना तो एक बहाना है। तो बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि राम मंदिर पे, राम जी पे वो चित्र आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला आया था कि मोदी जी का बड़ा सा चित्र था, राम जी की उंगली छोटे से पकड़ाए हुए और पीछे पृष्ठभूमि में राम मंदिर बना हुआ था।
वो फोटो के क्या उसके माने थे। तो आज कैराना तो एक बहाना है, और ये विकास की इतनी बातें करते हैं कि जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ वो 7 सालों में कर दिया हमने। लेकिन जब बात होती है चुनाव की उसकी, तो ये उसी पे आ जाते हैं घूम फिर के। तो आज वही कैराना से इन्होंने शुरू किया, वही चौक और वही सब चीज़ें करके ये कैराना में इन्होंने उस बेल्ट में जाके क्या गन्ना किसानों की बात करी कोई? क्या गन्ना किसानों के दर्द को इन्होंने साझा किया? आज सबसे आधा रुपया गन्ना किसानों का बाकी है भाजपा के कार्यकाल में, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। डरो मत हम साथ में हैं, वही 80-20 की बातें, डरो मत हम साथ हैं, इस तरह की बातें करके आप देखिए आज जो चुनाव अभियान हमारे देश में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे या और मुद्दों पे बात, जनता के मुद्दों पे बात होती थी। लेकिन आज देखिए कहीं उनसे वास्ता है इनका तो वास्ता केवल एक ही चीज से है, बस वो है विभाजन की राजनीति से। और रही बात ये जो कहते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, तो ये तो बराबर चुनावी मोड में रहते हैं। आज जो देश की प्रदेश की जो स्थिति हो गई है, जनता महंगाई से करा रही है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, ये रोजगार देने के बजाय रोजगार लेने वाले बन गए हैं। ये इसीलिए है कि चुनावी मोड में रहते हैं। ये हर बात को चुनावी उससे बात देखते हैं, इन्हें जनता के कल्याण से कोई वास्ता नहीं है ये। और दूसरी बात कहते हैं दंगाई, अरे दंगाई एक आप कहते हैं उस सत्ता समाजवादी वाले अंधे हैं, हम कहते हैं एक अंधा दूसरे को अंधा कहे तो ये शोभा नहीं देता। अगर आप भी अपने वही विधायक को टिकट दे रहे हैं, वो भी वही दे रहे हैं, तो वो वही बराबर तो हो गया ऐसा। फिर कैसे आप भी कांच घर में रहते हैं, वो भी कांच घर में, आप उन्हें अंधा कह रहे हैं। आप देखिए आपने कौन से विधायक, आपके मिस्टर सो में कौन है वो। अब रही बात मंदिर की, आपने बात करी कि विपक्षी दल अगर कह देते, तो अब ये थोड़ा सा अपडेट करिए। सन 1992 में कांग्रेस ने कहा था मध्यादेश के जरिए मंदिर बना देंगे, लेकिन इनको तो राम के नाम पे नोट वोट लेने थे, इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया, वरना आज मंदिर कांग्रेस बनवा चुकी होती। बात सुनने का आदत डाली, सच्चाई सुनने की। हाँ, मन की बात से नहीं, खाली आज देश की दशा इसी हो गई मन की बात करने में ही। मन की बात सुनिए, बात सुनने का आदत डालिए, सच्चाई सुनने की। अब रही बात डोर टू डोर कैंपेन करने की, देखिए ये डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह जी ने क्या, पूरी केंद्र सरकार ने, पूरे आरएसएस ने, पूरे संगठन ने दिल्ली में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, छत्तीसगढ़ में किया था, गोवा में किया था, महाराष्ट्र में किया था, कर्नाटक में किया था, और बाद में पश्चिम बंगाल में भी किया था। क्या वहां पे हुआ? कहीं से बैकडोर से सरकार बनाई, कहीं कुछ किया, ये जो कहीं भी सरकार आपकी नहीं बन पाई। तो ये डोर टू डोर से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। जनता सब जान रही है कि 80-20 का जो खेल आप खेल रहे हैं, ये जनता आप जान चुकी है ये। हाँ जी भाई साहब, देखिए घर वापसी से सत्ता वापसी की तैयारी कर दी, मंदिर होते हुए फिर पोलराइजेशन का सिस्टम उसी तरीके से मैनेज हुआ, और आखिर में होते हुए सब मंदिर होते हुए मथुरा और अयोध्या होते हुए सब फिर कैराना पहुंच गया। तो आप देखिए घर वापसी से सत्ता वापसी की तैयारी में 2022 में उसी का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। और देखिए कि भाजपाई हमारे आरोप लगाते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में कैराना हुआ, तो माननीय गृह मंत्री जी के सिर पे भी भाई ताज है कि गुजरात में भी दंगा हुआ था साहब। आप अछूते नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही दंगा हुआ, दंगा आपने भी साफ कराया था और आपके ऊपर उसका मुकुट है। दूसरी चीज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने राम की बात की, इन्हीं के मेयर, इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के सांसद साहब किस तरीके से उस जमीनों में साहब लिप्त रहे, उसकी साहब बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। दूसरी चीज कुंभ में साहब भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, ना ही आज दिन तक साहब जांच हुई। 8 आप किसानों की हित की बात करते हैं, 8 किसानों की हत्या हुई, और आप गृह राज्य मंत्री साहब हाई कोर्ट के माध्यम से साहब जमानत पे साहब चल रहे हैं। आज तक उनको साहब बर्खास्त नहीं किया गया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकी उत्तर प्रदेश सरकार। आप देखिए
रामराज की बात करते हैं, हरिद्वार में साहब किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को साथ बदनाम किया गया और जो है देश को साहब किस तरीके से जो कहना चाहिए कि गृह युद्ध की स्थिति में झोंकने का कार्य किया। तो साहब ये कैसी रामराज की सरकार है। और कैराना की जो आप बात करते हैं तो ठीक है, अगर कैराना में दोषियों ने गलत कृत्य किया है, आम जनता के साथ अगर गलत कार्य हुए हैं तो आप सरकार में आए थे, आप पिछली सरकारों ने जनता ने जो जनादेश पहली सरकार को दिया था सत्ता में होते हुए साहब कैराना करवाया या कैराना हुआ, तो आप उससे अलग एक लकीर खींचते। आप भी वहीं से आप चले आए, आपके पास कोई विकास का विजन नहीं है। कहते हैं साहब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप कुछ ऐसा जो है लाइन खींचते जो साहब आने वाली सरकारें और आने वाली पीढ़ियां याद रखती। आप तो उसी पोलराइजेशन सिस्टम के ऊपर साहब फिर पूरी तरीके से साहब तैयार हो गए आपके पास, क्योंकि जाट लैंड है साहब वो, और जाट लैंड कहीं ना कहीं हार्ड हिंदुत्व के ऊपर आपको मालूम है साहब कि शुरुआत अगर आगाज अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा। तो इसलिए भाजपा का पूरा सिस्टम मैनेज है और पोलराइजेशन की पूरी व्यवस्था पूरी हमें आपको देखने को मिलेगी। सुशील, नमस्कार भाई साहब। अभी हमारे प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो इनका मतलब यही था कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, जो अपराध कर रहा है, उसी को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। अच्छी बात है। आपको भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितने विधायक और सांसद लोगों के ऊपर वो मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे उनके ऊपर रहे हैं। तो क्या भाई साहब उनको टिकट नहीं दी जा रही है? दूसरी बात यह है, हम बताना चाहेंगे कि आज राजनाथ सिंह और क्या नाम है अमित शाह जी दोनों लोग जगह जगह अपनी मीटिंग कर रहे थे। कैराना पे आए, बहुत अच्छी बात है आए। हम लोगों का एक ही मतलब है कि जहां पर कहीं भ्रष्टाचार अगर हुआ था, किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, तो आपकी 5 साल सरकार रही, आपकी 5 साल सरकार रही, आपने कुछ किया उसके ऊपर? आपने कोई कार्रवाई की? आपने नहीं की। आप लोग सिर्फ वोट के लिए वहां पर कहीं पर भी आप अपना मुद्दा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कितना नीचा भी गिर सकते हो कि वोट हमें मिल जाए। आप समझ रहे हैं? तो वोट के लिए आप जितना नीचा गिरना चाहते हैं उतना नीचा गिरोगे, लेकिन आप ओबीसी का वोट यानी किसान का वोट आप अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते हो। आप लोग भारतीय जनता पार्टी का यही महत्व है भाई साहब। दूसरी चीज ये है कि अब की बार ओबीसी बिल्कुल अपनी जगह पर है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। जब भाई साहब वो वोट करेगा तो सिर्फ उसे दिखाई देगा कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, उसी कैंडिडेट को वोट देगा भाई साहब जी। रमेश जी, शेखर भाई, जिस तरीके से कांग्रेस सपा के प्रवक्ताओं को मैंने सुना, एक नारा हुआ करता था कि कांग्रेस सपा बसपा भाई, आगे का शब्द नहीं कहूंगा मौसेरे भाई, क्योंकि अभी सब लोग चटक जाएंगे और इस तरीके। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा इस समय डिबेट पर एक दिख रही है। आप अरे भाई, तो आप भी चटकेंगे। नहीं, अरे हमने वो शब्द नहीं कहा, मुझे मालूम था ना कि आप लोगों में चिरक जाएगी। मैंने भी नहीं कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम राम की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, सुनिए भाई, सुन लीजिए। इसलिए मैंने वो शब्द नहीं कहा कि डिबेट थोड़ी नहीं होने देंगे। बहुमत आप लोगों के पास है, हम 2 हैं, आप लोगों ने संगठन बना रख के बात सुनिए। एक कैराना वही है ना जहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के सपने देख रही थी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक नई किरण की सुबह होगी। ये वही कैराना है ना जहां से पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले सांप्रदायिक दंगों की आड़ में भुगत गए थे। ये वही कैराना, यह वही मुजफ्फरनगर है ना जहां समाजवादी पार्टी की सरकार की नीतियों ने वहां के हिंदुओं पर जुल्म की अत्यता मचा दी थी। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को इतना बढ़ावा दिया था कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के लोग आज कहते हैं दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, क्योंकि इन्हें वही शब्द याद है ना, क्योंकि उस समय
दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ था, उस समय कैराना में पीड़ितों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ था। उन्हें मजबूर किया गया था अपने घरों को छोड़ने के लिए, उन्हें मजबूर किया गया था वहां से पलायन के लिए। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ और इनके एक कैबिनेट मंत्री आजम खान कहते थे पुलिसकर्मियों से कि जो होता हो वो होने दो, आप लोग चुपचाप खड़े रहो, हमारे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये सार्वजनिक वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अगर कैराना को उन सभी जो लोग पलायन कर गए थे, हमने उन्हें आवास मुहैया कराया। जिनकी रजिस्ट्रियां वहां के मुसलमानों ने की थी, हमारे योगी जी ने वो रजिस्ट्री निरस्त करके उन्हें उनकी आवासों तक पहुंचाया और कैराना गए और उन्हें विश्वास दिलाया कि आप लोग यहाँ रहिए, अब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अगर कोई होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज अगर हमारे अमित शाह जी गए तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि आप लोगों ने तो इतने जुल्म किए थे कैराना और मुजफ्फरपुर और वहां के लोगों पर कि लोगों को ये लगने लगा था कि कब भारतीय जनता पार्टी आए और कब हमारे लिए नई सुबह हो। दूसरी बात आ जाइए राम मंदिर के मुद्दे पर, जिस तरीके से कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि आप 1985 को भूल गए, जस्टिस पांडे को। वो जस्टिस पांडे जिन्होंने राम मंदिर खोलने के ताला खुलवाने का आदेश दिया था, पूजा अर्चना करने का आदेश दिया था, और माननीय मुलायम सिंह एक पत्र केंद्र सरकार को लिखते हैं, कांग्रेस की केंद्र सरकार को, कि जस्टिस पांडे ने राम मंदिर का आदेश सुनाया है, इसलिए इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। वो जस्टिस पांडे जिन पर एक भी दाग नहीं था अपनी सर्विस के दौरान, और उनका प्रमोशन इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया। इसलिए कांग्रेस तो सपा के मुख से अच्छा नहीं लगता है कि हम तो 92 में बिना लड़ाई झगड़े के ही बनवा देते। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दंगा झोंक दिया। अरे दंगा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। लगने लगा था कि कांग्रेस हम लोगों को ठग रही है, हमने अपनी हक की आवाज उठाई है। अब जिस तरीके से वो भूल गए कि जिस तरीके से दो भाइयों ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कैराना में शहीद हो गए थे, और वहां पर उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ इस उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, हमने सबका साथ भी किया, सबका विकास भी किया है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि कैराना के लोगों को सुनिश्चित एक बंद करेंगे, बंद हो तो उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। भाई साहब अरे भैया सुशील अभी नहीं, हाँ सुभाष बोलो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय ही जो है भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कैराना की विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार के लिए जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने बेरोजगार, किसान, मजदूर, गरीब, गांव गरीब मजदूर, वंचित शोषित दलित, पिछड़ों की कोई जो है कार्य नहीं किया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और कब्रिस्तान शमशान, इन चीज़ों को लेके बात की है। इन्होंने कभी जो है विकास की कोई बात नहीं की। और कोरोना काल में इन्होंने मजदूर को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, छोटे बच्चों को पैदल यात्रा करने के लिए बेबस और बेसहारा छोड़ दिया था। और पूंजीपतियों के लिए हवाई जहाज और ट्रेनें उपलब्ध कराई थी। तो वो जो है इस देश में, प्रदेश में कोई व्यक्ति जो है नहीं भूला है। तो जे घर घर जाके प्रचार करें, चाहे जैसे करें, लेकिन प्रदेश की जनता इन्हें जानती है और इन्हें इस विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। और रही बात कैराना की, कैराना में तो इससे पहले ही 1 लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता था। इनकी तो 70,000 से इनकी जो है 70,000, अरे पढ़े आप देख लेना, जबकि उस पीरियड में आपकी लहर थी और अब की तो आपकी एंटी इनकम्बेंसी है। तो आपकी तो जमानत जब्त होगी कैराना से ही, ये मैं दावा करता हूँ। और 2022 में 11 मार्च को देख लेना, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। हम विकास करेंगे, ये हमने जनता ने देख लिया कि अब ये विकास की राह यही कर पाएंगे। भाजपा केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान और सिर्फ जो है हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, विकास की कोई राजनीति नहीं करती है। तो आपको जनता ने नकार दिया है और अब आपको वोट वो नहीं करेगी। 80% तो हमारे साथ है पब्लिक और 20 रह गया, 20 में 15% जो है वोट, 15% में भी आधा हमारा है, इसलिए 85% तो मेरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा बोल रहे हैं आप। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य आए तभी से तो आपकी स्थिति खराब हो गई है, ये सत्य है। हमारी स्थिति खराब नहीं हो गई, सत्य है। देखिए
नहीं इतना देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भजन से साइकिल पंचर हो रही है। जब से जी आए हैं तब से जो है ये स्थिति हो गई। पूरा ओबीसी एक जो हाँ और 2022 में हाँ आज हमारे देश के गृह मंत्री कैराना में घर टू घर प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। लगता है उत्तर प्रदेश से कोरोना खत्म हो चुका है। जिस तरह से उनके उस डोर टू डोर प्रचार में भीड़ उमड़ रही थी, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ही नहीं है। केवल अपने प्रचार से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि अब चाहे देश के प्रधानमंत्री भी अगर डोर टू डोर प्रचार करने आएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इस सरकार में हमारा कोई भला नहीं होने वाला, ये सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं। अब आज की बात देख ही लीजिए। चाहे अब टिकट घोषित होने के बाद आज केशव प्रसाद मौर्य भी अपने विधानसभा में पहुंचे थे सिरातू में। वहां के लोगों ने उनकी बिरादरी के लोगों ने उनका कितना विरोध किया है कि महिलाओं ने वो वोट मांगने गए थे अपने लिए तो वहां के दरवाजे बंद कर दिए महिलाओं ने और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। अब चाहे वो कैराना हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश की बात आप ले लीजिए, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। चाहे इनके सांसद या विधायक भी अगर वोट मांगने जा रहे इस समय तो उनको भी जनता खदेड़ रही है। और जनता समझ चुकी है इनसे सरकार को कोई भला, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए तैयार है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। इन्होंने विकास की बात बिल्कुल भी नहीं करी है। अटल मिश्रा जी, शेखर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात पार्टी की पहला राउंड है। अगर आप में सुनने की क्षमता हो और एक एक करके जवाब देने की क्षमता हो तो पहले जारी रखिए। अन्यथा जो है सही मुद्दों पे जब हम आए और आप उसके बाद में एक नीति बना लें। 4 सीट सुनाई। हाँ, मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले बात आई थी लोकतंत्र महोत्सव की। भाई साहब, ये तो आप भी समझ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से और जनता भी समझ रही है कि इस ठोक तंत्र महोत्सव और शोक तंत्र महोत्सव की शुरुआत कैराना से बिल्कुल साफ है साफ। अब आ गया कि किस पिच पे खेला जाएगा। बहुत अच्छा हुआ अभी तक की डिबेट में आते आते वो पिच जो है वो आपने सामने कर दी। कहीं पे जिन्ना का नाम लेकर के और कहीं पे और सामने लाते हैं। अरे जिन्ना के तो जो है, जिन्ना के मामले में तो अडवाणी जी ने एक किताब लिखी जिसमें जिन्ना की प्रशंसा की, लेकिन उसको कहने का साहस या उसको कबूल करने का साहस बीजेपी के पास नहीं। और राम मंदिर के बारे में बड़ा मैं स्पष्ट रूप से नम्र अनुरोध करूंगा कि राम मंदिर बनवाने का ठेका अपने नाम पर राम किसी की जाति नहीं है। और राम को जो राम मंदिर बना अगर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, भारतीय जनता पार्टी के आदेश से नहीं बना। इसलिए बार बार ये दोहराना और जनता को गुमराह करना बंद कर दें। एक बात, गन्ना किसान का मुद्दा वहां उठाया नहीं गया और गन्ना किसान का मुद्दा नहीं उठाया गया इस भय से कि अगर गन्ना किसान का मुद्दा उठाने की बात की जाएगी तो लखीमपुर के कांड की पुनरावृत्ति लोगों के दिमाग में आ जाएगी और लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री की कार को लेकर के हिंदुस्तान के गृह मंत्री का बच्चा जो है वो अपने उनके सही को पा करके और उसके पश्चात जो है वो अपने तरीके से किसानों की हत्या करता है। ये सामने आ जाएगा। क्यों नहीं बात की गई वहाँ महंगाई, क्यों नहीं बात की गई वहाँ बेरोजगारी की। 1.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक जो है वो अपने उनकी भर्ती होनी बाकी है और उसके अलावा उच्च शिक्षा के और जूनियर के कितने लाख बाकी हैं। कहीं पे इस बुनियादी मुद्दे की बात क्यों नहीं की जा रही है। इन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए फिर वही पे मैं कहूंगा आप ही ने खोल दिया अपना असली चेहरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं इन दिनों जो है डिबेट में भी मैं ये ख्याल रखता हूँ कि ऐसी कोई बात न करूँ तो कहीं से आपकी आचार संहिता वगैरह में कहीं पे धोखे से भी कहीं से छूटी हुई ना निकल जाए। आपने स्वयं अपना जो है चेहरा खोल दिया और जहाँ तक बात हुई है आपकी जो है वो झटकाने की बात, तो बड़ी सीधी बात है कि उल्टा कौन कोतवाल को डाले। तो उनकी बात जब आप करते हैं तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया कि उल्टा कौन 2017 से पहले चोर कोतवाल को ही डांटते। पहला राउंड है। अगर आप ये हरकत देंगे मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा
हम भी पहले राउंड में नहीं बोलने देंगे। हमारे भी जुबान है। दिया ना, आप जो है मुद्दा भटकाते हैं, आप भी मना करिए, वरना हम भी नहीं बोलने देंगे। आप हमारे में बोले थे तो मैंने जवाब दे दिया कि सपा के शासन में एसपी को धमकाया जाता था। सुन लीजिए तो मैंने बता दिया ना, मैंने वही बता दिया। आपने नहीं बोला, फुटबॉल को डालिए, आप भी बोल लीजिए हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार सबको है, बोलिए आप। गलत करते हैं, नहीं गलत करते हैं भाई, और मर्यादा आप बोलो तो ठीक, अमित पाठक बोले तो गलत हो गया। ये कहाँ का राजतंत्र है? 17 से पहले का राजतंत्र सुन ले। हाँ एक मिनट, जल्दी खत्म करिए। हाँ हाँ, चटकाने की बात तो सुनिए साहब, ये चटकने की और मटकने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो स्वयं चटकाने जा रही है, इसके ऊपर हाथ रख करके। स्पष्ट निश्चित है जिसको कि अब जो है कम से कम अब ये जो है वो ले आइए विकास की बात पे, मुद्दे पे, अब ले आइए महंगाई की बात पे, अब ले आइए बेरोजगारी दूर करने की बात पे, अब जो है लोगों के रोटी कपड़े मकान की बात पे ले आइए। अब भगवान के लिए उत्तर प्रदेश को मुक्त करिए, नफरत के साय से मुक्त करिए, फिरका परस्ती से मुक्त करिए, सांप्रदायिकता से मुक्त करिए। हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है, सांप्रदायिकता से मुक्त कर दिया, रोटी कपड़ा मकान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिया, सांप्रदायिकता से मुक्त इस उत्तर प्रदेश को कर दिया, सबका साथ सबका विकास कर दिया। मिश्रा जी आप कम से कम काट कर चश्मा उतार कर उत्तर प्रदेश चलिए यही उत्तर प्रदेश था ना जहाँ पर डीजे बंद करवा दिया जाता था, बहुत अच्छा है, को बंद कर दिया जाता था, हिंदुओं को त्योहार मनाने से दिया जाता था। बहुत अच्छा है कि आपने स्वीकार किया कि हमने बंद कर दिया। आप मोदी जी से भी बड़े राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरी बधाई स्वीकार करें। बहुत अच्छा है, आपने फैसला दे दिया कि आपने बंद कर दिया। छोड़िए, ये तो जनता बंद करेगी। अभी आपके जनता दीजिए आपको, आप जैसे लोगों को राजनीति से ये वही उत्तर प्रदेश है ना जहाँ 1 लाख करोड़ रुपए जनता किनारे का भुगतान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। हमने 1.5 लाख करोड़ 750 किसान मारे गए हैं, कोई खबर है? में आत्महत्या खबर है 700 से ज्यादा। हमारे राज्य में कितने किसानों की बात आप न भाजपा वाले नहीं करें तो ही अच्छा है। क्या देखोगे आप तो सफाई में महंगाई हीरोइनों को लाकर मटकाते थे, क्या मेडिकल कॉलेज आप बनाएंगे? आप ये बताइए। अरे तो आप बता दीजिए आपने कितने मेडिकल कॉलेज बना दीजिए उत्तर प्रदेश में, कितने मेडिकल कॉलेज कितने स्कूल बना दिए आपने, खत्म करिए, कितने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया आपने, कितनी शिक्षा बेहतर बना दी, शिक्षा के लिए आपने क्या कर दिया? भाषा नहीं चलेगी, आपने नहीं किया। आप सिर्फ सफाई महोत्सव मनाते रहे, आप सब लगाते होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को क्या बताओगे उत्तर प्रदेश का विकास? ये वही मुख्यमंत्री थे। एक मिनट सुनिए, विकास की बात से बोल रहे, झूठ बताओगे? एक जवाब दीजिए, एक अब बीच में बोलना नहीं है वापस। भाई साहब देखिए, भाई साहब मुझे कुछ विषय अपना रखना था। एक विषय एक विषय कांग्रेस की तरफ से शुरुआत में आया था कि राम मंदिर आएगा तब बोलोगे आप, वीडियो नहीं आ रहा आपका। हाँ बोलिए, वर्मा जी बोलो, जल्दी बोलिए, एक मिनट में। हाँ विकास देखिए, जिस तरीके से हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अत्याचार की बात करी, कैराना में इतना अत्याचार हुआ, और इनका सुशासन देखिए, ये कि 5 साल सत्ता में रहे और इनका मुख्यमंत्री कैराना जाके ये कह रहा है कि अब पलायन करने वाले पलायन कर गए। अरे आप तो उत्तर प्रदेश सरकार थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपने उन लोगों पे क्या कार्रवाई करी ये तो बताइए उत्तर प्रदेश को। आप भी क्या आपने बताया, खाली राजनीति करने गए आप। जिन जनता ने पलायन किया, सुनिए, आज 346 परिवारों के साथ आप राजनीति करने गए, आपने उनको बताया था, उन पे कार्रवाई क्या करी आपने, ये बताइए आप। हम लोग जिन पांडे जी की आप बात कर रहे हैं, वो पांडे जी इस समय कहाँ है मालूम आपको? नहीं, और कहेंगे आप जो सब विधायक घूम रहा है, विधायक किसी दल का हो, विधायक कहीं का हो, विधायक नजीब हसन के बारे में क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम नजीब हसन से मुकदमे वापस ले लेंगे, हम नजीब हसन से मुकदमे वापस ले लेंगे, ये आपके मुख्यमंत्री कहते हैं। अरे किस तरीके की बात करते हो? एक अपराधी का पक्ष आपके अखिलेश यादव मंच से लेते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम नजीब हसन से मुकदमे वापस ले लेंगे। और चिल्लाओ, तो मुख्यमंत्री को कई मुकदमे लगे हुए हैं। और चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारे कुकर नहीं खत्म होंगे, तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारे जुल्म नहीं खत्म होंगे। और चिल्ला लो भाई साहब, मुख्यमंत्री स्वयं अपने ऊपर लगे हुए हार का डर सताने लगा है, हार का डर जिसने उत्तर प्रदेश के लोगों पर अत्याचार किए, आपके लिए नजीब हसन महफूज होगा। आप अपने सपा कार्यालय में अपने कार्यालय में फोटो टांग लेने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दंगाई थे। प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया, प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया, अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे आप वापस लिए। क्योंकि राजस्थान में जो बालिका के साथ बलात्कार होता है, कैराना की बात हो रही है, आगरा में जो घटना हुई थी आधी रात में जला दिया गया है, दलित की बेटियों क्या बोल रहे हैं, हिंदू नहीं मानते दलितों को। आगरा में कैराना की बात हो रही, राजस्थान में जाइए, कैराना की बात करिए। ध्यान भटकाने का भागने का पूरा लोग को बंदा है। क्या बात करते हो आप? कलाम करने वालों को राजनीति कर रहे हैं आप। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए शहीद हो गए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों को क्या सब लोग कांग्रेस के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना के दंगाइयों के ऊपर क्या कार्रवाई की? कैराना के दंगाइयों के ऊपर क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई है? को समाजवादी पार्टी डुकाती रही, आज उसको गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी पूरी सत्ता आपके पास में आई है और हम इतने सक्षम थे कि हम झुकाए रहे। अरे झूठ बोलने के पहले थोड़ा सा तो रियाज करो यार। आपकी सोचा करो, आपकी सोचा करो। कैराना को किसने दिया? कैराना के दंगाइयों पर मुकदमे वापस लेने का ऐलान कांग्रेस के लोगों ने भाई साहब एक हमारा एक मिनट भाई साहब एक मिनट देखिए सुनिए भाई साहब भाजपा के लोग सच्चाई भाजपा वाले दूसरों की सुनते ही नहीं, सब अपनी सुनते रहते अपनी सुनाएंगे, दूसरों की तो सुन लीजिए। एक मिनट देखिए, अपने आप में योगी जी स्वयं गवर्नमेंट हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते साहब अपराधी साहब जो है अपराध प्रदेश छोड़ के साथ चले गए और 5 साल के बाद अभी तक आप कैराना के दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए। ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ज्यादातर लोग गिरफ्तार हुए। समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा कभी? समाजवादी पार्टी से कभी सवाल पूछा आपने? कैराना के दोषियों को टिकट दिया? क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं पूछते आप? कैराना के दोषियों को टिकट क्यों दिया? कैराना के दोषियों पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे, अखिलेश ने कहा है, तो आप इस बयान की निंदा करते हैं? बताइए मुझे, क्यों नहीं निंदा करते हैं? जिस आरोपी को टिकट देने के बावजूद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि हम क्यों नहीं निंदा करते हो? क्यों? योगी जी ने 5 साल में क्या किया वो बताइए। अखिलेश ने किया वो छोड़िए। योगी जी ने 5 साल में दोषियों को क्या कार्रवाई करी? वोटों की राजनीति। ठीक है, बात करो सुशील।
किसी कुछ कहना, अनिल मिश्रा कहना कुछ, मिश्रा जी। एक मिनट कहना है, देखिए आज मुख्य सवाल आखिरी बात मैं जलते, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, जलते घर को देखने वालों, ठीक है, उसका चप्पल आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, अगला नंबर आपका है। अब लुइस जी की किताब वापस कर दो भाई साहब, बहुत दिन हो गए शेर व शायरी। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जो है वो अपने को कहीं से उसके पीछे आवरण में मत ढको, सीधे सीधे मर्दानगी से अखाड़े में आओ। हम मर्दानगी से ही आ रहे हैं भाई साहब। अगर तुम्हारी स्त्री ढूंढेंगे, सुन लो, दबा देते हैं। अगर आप ना अभी तक ये नहीं कहा, लुइस शायरी नहीं करती और न सलमान गुरु। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, सुभाष जी का, विकास का, अनुराग का, सुशील का, वरुण का और अमित का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब हमको बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर मिश्रा जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।